बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। अगर कोई ये समझता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन की बड़ी सियासी जमातों की रजामंदी के बगैर इस्लामाबाद लॉकडाउन करने की तारीख का ऐलान किया है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। अपोजिशन ने हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने के लिए ठोस हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया है और सारे कार्ड एक साथ इस्तेमाल करने की बजाय उन्हें अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की आला क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान को सिग्नल दिया, जिसके बाद उन्होंने धरने की तारीख का ऐलान किया है। अपोजिशन का ख्याल यह है कि मौलाना फजलुर रहमान सबसे पहले खुद धरना देने के लिए निकले, जिसमें उनको उनकी जमात के अलावा अवामी ताईद हासिल होने का इम्कान मौजूद है। जिसके बाद यह देखा जाएगा कि हुकूमत इस हवाले से क्या लाहे अमल इख्तियार करती है और मुख्तदर हल्के इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, इसका भी बखूबी अंदाजा हो जाएगा। इस रद्द अमल के बाद अगला स्टेप उठाया जाएगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को मुकम्मल सपोर्ट करने और मरहलावार इस तहरीक को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक रखते हैं। दोनों सियासी जमातों का ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान जितने लोगों को लेकर बाहर निकल सकते हैं, शायद इस वक्त कोई दूसरी जमात उनसे बेहतर ये काम नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी उन्हें बैकअप देंगे। नवाज शरीफ का ख्याल ये कि इस वक्त अवाम हुकूमत से मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुके हैं, जबकि इदारे भी परेशान हैं और हुकूमत से निजात के तरीके सोच रहे हैं। लेकिन हुकूमत को बहुत से हल्के अब भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से हुकूमत को बचाया जाए या फिर कोई महफूज रास्ता दिया जाए। इसलिए सारे कार्ड खेलने की बजाय पत्ते अपने हाथ में रखे जाएंगे। अपोजिशन का ख्याल ये है कि हुकूमत के पास आखिरी कार्ड करप्शन के खिलाफ इकदाम था, करप्शन का बयानिया था और मुल्क को करप्शन से निजात दिलाने के नाम पर जो धमा चौकड़ी मचाई गई, उसने मुआशरत पर इंतहाई बुरे असरात छोड़े हैं। वज़ीर आज़म करप्शन के खात्मे के लिए चीन का मॉडल चाहते हैं, यानी चीनी तर्ज हुकूमत का मॉडल चाहते हैं, जबकि चेयरमैन नैब वो भी करप्शन के खिलाफ हाथ खड़े कर चुके हैं। वो सऊदिया जैसे इख्तियारात मांगते हैं। तो क्या अब इसका मतलब ये समझा जाए कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी? अगर चीनी तर्ज का मॉडल ना मिला और सऊदिया जैसे इख्तियारात ना मिले तो फिर करप्शन तो खत्म नहीं होगी। गोया इस बात का भी एतराफ है कि करप्शन के खात्मे पर भी नाकामी मान ली गई है और हाथ खड़े कर दिए गए हैं। अब या तो वो इख्तियारात जो मांगे जा रहे हैं हुकूमत को या हुकूमती इदारों को वो दिए जाएंगे, या फिर ये समझकर कि इन तेलों में तेल ही नहीं किसी और ऑप्शन पर भी गौर किया जा सकता है। अपोजिशन ये ऑप्शन भी खुला रखने की कोशिश कर रही है और मौलाना फजलुर रहमान का धरना उसी की कड़ी लगता है। आर्मी चीफ और सदर से मुलाकात के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि मुल्क की मईशत में बहुत बेहतरी आएगी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान किया और वो पहले कह चुके हैं कि वो धरने से जल्द उठने का इरादा नहीं रखते। दूसरी तरफ हुकूमत के इरादे भी कुछ ठीक नहीं लगते। सूबाई हुकूमतें अपोजिशन को एहतजाज की इजाजत न देने का फैसला कर चुकी हैं और केपी के वज़ीर आला तो खुलकर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी को केपीके से बाहर निकलने नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने धरने के लिए 3 प्लान बना रखे हैं, जिनको वो स्कीम नंबर 1, 2 और 3 का नाम देते हैं। मौलाना की या आला क़यादत की गिरफ्तारी की सूरत में भी धरने का प्लान मौजूद है। बाज़ राय के मुताबिक सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अगर उनको रोकने की कोशिश की जाती है और माहौल में गड़बड़ होती है, कोई तशद्दुद होता है, तो फिर बाकी जमातें फौरी तौर पर मैदान में निकल सकती हैं। पीपल पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दिलाया है कि उनको गिरफ्तार करने की सूरत में पीपल्स पार्टी मैदान अमल में होगी। मुस्लिम लीग नून 2 मरहलों में इस एहतजाज में हिस्सा लेने का इरादा रखती है। हुक्मरान जमात ने अपोजिशन को यह दावत दे रखी है, बल्कि खासम बार बार कहते थे कि वो इस्लामाबाद में धरना दें, हुकूमत उन्हें मतलूबा सहूलियात फराहम करेगी, कंटेनर देगी, खाना भी देगी। लेकिन इस मामले पर भी हुकूमत यू टर्न लेती हुई दिखाई देती है और बयानात और इरादों से जाहिर हो रहा है कि इसे बजोर ताकत रोकने का इरादा किया जा रहा है। जिसके बाद माहौल क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हुकूमत इस बात पर भी गौर कर रही है कि अगर धरना होने दिया जाए
तो इसके असरात क्या होंगे? इस पूरे सिनेरियो को गौर से देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से धरना देने का ऐलान अपोजिशन की तहरीक का एक टेस्ट की केस है, जिसके बाद पैरामीटर से इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा कि हुकूमत कहां खड़ी है। क्या हुकूमत को अब भी उतनी हिमायत हासिल है जितनी उन्हें इख्तिदार में लाते वक्त थी, या उसमें कमी आ चुकी है? तब्दीली के तलबगार एक और तब्दीली के ख्वाह हैं, या फिर अभी कई और दरिया अबूर करना पड़ेंगे? मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी इस तहरीक के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान ने, आइए देखते हैं। खौफ उतर चुका है, अब इश्तियाल क़यादत के कंट्रोल में है। अगर क़यादत जेल में जाती है तो फिर इस इश्तियाल की कोई हद नहीं होगी और पता नहीं किसके लिए पाकिस्तान को इतने बड़े बहरान की तरफ धकेला जाएगा। जरदारी साहब हमारे साथ हैं, जरदारी साहब हमारे साथ हैं, इस मौक़िफ़ में हमारे साथ हैं। उनकी पार्टी से हमारा भरपूर तौर पर राब्ता है, तमाम सियासी जमातों के साथ हमारे राब्ते हैं और कहीं से भी हमें कोई मायूसी नहीं मिल रही। मौलाना फजलुर रहमान ने तो अपने स्ट्रेटजी का ऐलान कर दिया है और वो ये भी कह रहे तमाम जमातें उनके साथ है। हुकूमत क्या करने का इरादा रखती है, जरा हुकूमत का वर्जन भी सुनते हैं। कि ये मौलाना साहब के अरमान है और अरमान जो है वो सीने में ही दफन रहने हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी मकबूल तरीन रहनुमा है और कौम के मसीहा है और कौम ये समझती है कि लुटेरों से निजात हासिल करके इस कौम और मुल्क को आगे ले जाके हकीकी मानों में रिलीफ देने वाला वाहिद लीडर है। और कौम तो बाहर निकलेगी नहीं। मदरसों के बच्चे जो हैं जिनको ईंधन और ढाल बनाने के लिए मौलाना साहब ने ये खेल शुरू किया है, वो भी इंशाल्लाह उनको मायूस करेंगे और हुकूमत को अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में अजीज है। हम देखेंगे कि मौलाना साहब कौन सा पत्ता पहले दिखाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो जितने तुरब के पत्ते थे वो पहले ज़ाया कर चुके हैं, तो अब उनके पास कोई ऐसा पत्ता दिखाने के लिए नहीं है। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। मेरा अपना ये ख्याल है कि कल की मीटिंग के बाद, मैं तो वैसे भी पॉजिटिव था, लेकिन कल की मीटिंग के बाद तो पाकिस्तान की पूरी ताजिर बरादरी काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रही थी, क्योंकि कल जो सवाल जवाब हुए वो सवाल जवाब बहुत ही अच्छे थे। पहली बात तो यह है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो दरअसल इस किस्म की एक एक्टिविटी पिछले साल करना चाहते थे। तो उस वक्त वो ये चाहते थे कि न सिर्फ ये कि एक लॉन्ग मार्च किया जाए बल्कि असम्बलियों से हलफ भी ना उठाया जाए। तो आप इनको आने देंगे या रोकेंगे? आज इमरान खान साहब की सरबराही में मीटिंग भी हुई है, क्या फैसला हुआ है उसमें? देखें, धरने पे तो हमने बात ही नहीं की, बिकॉज हमारे नज़दीक ये इतना कोई अहम इशू है नहीं। वो इसमें ये तो अगर हम इसी तरह अपने आप को हर उस धमकी से कि आज मौलाना फजलुर रहमान अपने ढाई टोटकू लाल ला के अकेला अनाउंस कर रहा है, पीपल्स पार्टी भी नहीं आई और नून भी नहीं आई। कल वो आ जाए या ना आ जाए मैं नहीं कह सकता। और हमें नवाज शरीफ से जेल में मिलना है, यानी वो वहां पिकनिक पर बैठे हुए, वो जेल में गिरफ्तार है और कैद है। हम मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना होने देंगे। नंबर वन। अब कल आके वो शरीयत के नाम पे आ रहे हैं। मेरी बात सुन, स्लोगन बदल गया। मेरी बात सुन रहे, लेकिन हम उनके जितने सियासी मुतालबात हैं उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, उनका जैसे आपने कहा कि डेमोक्रेटिक राइट है, मौलाना अगर आना चाहते हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए, उन्हें अपना प्रोटेस्ट करने देना चाहिए। खौफ उतर चुका है, अब इश्तियाल क़यादत के कंट्रोल में है। अगर क़यादत जेल में जाती है तो फिर इस इश्तियाल की कोई हद नहीं होगी और पता नहीं किसके लिए पाकिस्तान को इतने बड़े बहरान की तरफ धकेला जाएगा। मैं फजलुर रहमान साहब से कहता हूं, ये ना हो कि 27 अक्टूबर में 2 हफ्ते पड़े हैं, कोई छेड़छाड़ी शुरू हो जाए और ये सारा मलबा आपके सर पड़ जाए। कि ये मौलाना साहब के अरमान है और अरमान जो है वो सीने में ही दफन रहने हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी मकबूल तरीन रहनुमा है और कौम के और सबसे पहले बात करते हैं हॉट न्यूज और इशू ऑफ द डे।
मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद की तरफ मार्च, हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद की तरफ मार्च के ऐलान को मदारस के साथ जोड़ दिया। दावा यह किया जा रहा है कि चूंकि हुकूमत मदारस में इस्लाहात ला रही है, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत गिराने की कोशिश पर अमल पैरा है, हुकूमत गिराना चाहते हैं। अब सवाल यह कि क्या वाकई मौलाना फजलुर रहमान का मकसद महज मदारस में इस्लाहात रोकना है? हुक्मरान जमात मौलाना फजलुर रहमान पर पहले ये इल्जाम लगाती थी और तकरीबन पिछले एक साल सवा साल से जब से इलेक्शन हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान पर यही इल्जाम लगाया जाता रहा। हुकूमत के वुज़रा ये कहते रहे कि मौलाना फजलुर रहमान को अपनी शिकस्त का बड़ा दुख है, और अब भी कुछ वुज़रा यही कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि चूंकि मौलाना फजलुर रहमान को अपनी शिकस्त का दुख है और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि असेंबली उनके बगैर कैसे चल रही है। इलेक्शन में शिकस्त का गम उन्हें चैन से ही नहीं बैठने दे रहा, जबकि मौलाना फजलुर रहमान तो इलेक्शन के अगले रोज से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का अज़म रखते थे। कई बार उन्होंने अवामी ताकत का मुजाहरा भी किया, अपोजिशन की जमातों से भी मिले और उनसे कहा कि वो इस्तीफे दे दे, असेंबलियों में न जाए, धांधली के खिलाफ बाहर निकले। उस वक्त तो मदारस की इस्लाहात का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। आज तकरीबन सवा साल के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी एहतजाजी तहरीक को एक खत्मी शक्ल दे दी है और एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो हुकूमत का ये इल्ज़ाम है कि वो मदारस में इस्लाहात नहीं चाहते, इसलिए वो इस्लामाबाद चढ़ाई करना चाहते हैं, जबकि अभी इस्लाहात का भी कोई अता पता नहीं। मौलाना देखिए, ये हकीकत है कि मौलाना फजलुर रहमान इस हुकूमत को नहीं मानते, इस इलेक्शन को नहीं मानते। ये उनका एक पॉलिटिकल स्टांस है और भी जमातों का है। वो अपोजिशन की जमातों से कहते रहे कि असेंबलियों में ना बैठे, तो फिर ये कहना कि हुकूमत कोई ऐसा अनोखा काम करने जा रही है जिसकी वजह से अब मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अचानक बाहर निकले हैं, उन्हें कोई नुकसान हो रहा है, कोई जाती नुकसान हो रहा है, तो मेरा ख्याल है ये कहना दुरुस्त नहीं होगा। और ना ही ये बयानिया माना जा सकता है कि महज मदारस में इस्लाहात मौलाना को परेशान करें। इसके बरक्स ये बात सबके इल्म में है कि मौलाना के धरने या लॉन्ग मार्च के मंसूबे में मदारस के तलबा शिरकत कर रहे हैं, इसलिए मदारस वाला मामला उठाकर मौलाना के जायज मुतालबात भी कुछ है जिनमें महंगाई और बैड गवर्नेंस शामिल है। ये तो पूरी आवाम चीख रही है कि बहुत महंगाई है और गवर्नेंस अच्छी नहीं है, तो उसको पसे पुश डालने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी नजर में मदारस में इस्लाहात वाला बयानिया कामयाब होने के इम्कानात बहुत कम हैं। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। हामिद मीर गुफ्तगू करें शाहज़ेब खानज़ादा के साथ मौलाना फजलुर रहमान के धरने और उनकी प्लानिंग के हवाले से इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं। वॉच हामिद मीर। पहली बात तो यह है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो दरअसल इस किस्म की एक एक्टिविटी पिछले साल करना चाहते थे। तो उस वक्त वो ये चाहते थे कि ना सिर्फ ये कि एक लॉन्ग मार्च किया जाए बल्कि असेंबलियों से हलफ भी ना उठाया जाए। उस वक्त दो शख्सियात जो हैं उन्होंने मौलाना को रोका था, एक नवाज शरीफ साहब थे और एक आसिफ जरदारी साहब थे। बज़ाहिर उस वक्त नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के आपस में टॉकिंग टर्म्स भी नहीं थे, लेकिन दोनों जो है उन्होंने मौलाना को यही कहा था कि इस हुकूमत को कुछ टाइम दें। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बार बार मौलाना से कहते थे कि आप इनको 3 महीने 6 महीने दे दें, उसके बाद सोचेंगे। और उसके बाद फिर तकरीबन 1 साल गुजर गया और उस वक्त मौलाना का यह मौक़िफ़ था कि अगर आप इनको 1 साल देंगे तो हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि बाद में लोग ये कहेंगे कि इस मुल्क में जो अपोजिशन है उसका क्या काम था, अपोजिशन ने कोई मुज़ाहमत क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा फिर भी आप इनको 1 साल दे दें। बहरहाल फिर वो 1 साल गुजर गया। तो इसी हिसाब से मौलाना साहब जो है उन्होंने ये एक धरने का और लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया और उन्होंने बड़ी दो जमातों से नहीं पूछा, फैसला करके उनको जाके बताया। लेकिन इस मरतबा यह हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने उनको अपनी हमायत का यकीन दिला दिया। नवाज शरीफ साहब ने जेल से उनको पैगाम भेजा था, जबकि जरदारी साहब ने गिरफ्तारी से पहले उनके साथ मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन अल्टीमेट फैसला जो है वो पार्टी ने करना है और पार्टी की क़यादत बिलावल साहब कर रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन थी। अब इसमें क्योंकि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मौलाना को हमायत का यकीन दिला चुके थे और मौलाना का ख्याल था कि अल्टीमेटली इन दो
सीनियर रहनुमाओं ने, एक 3 दफा पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है, दूसरा 1 दफा पाकिस्तान का सदर रहा है, तो इन्होंने जो मुझे यकीन दिलाया वही होगा अल्टीमेटली। कोशिश की शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। और भी कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन मौलाना साहब जो हैं उनका मुसलसल नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से राब्ता था। कल रात को फिर आसिफ जरदारी साहब से उनको फाइनल पैगाम आया और उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो आपके धरने में शायद ना आए, लेकिन आपके जो जलसे होंगे, मार्च होंगे, उसमें आएगी। और नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहले कैप्टन सफदर साहब लेके आए थे, उसके बाद भी उनको ये पैगाम जो है ये शहबाज शरीफ साहब के जरिए भी मिल गया। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो बज़ाहिर उनका मौक़िफ़ कुछ दूसरा था, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी अपने बड़े भाई ही के मौक़िफ़ के साथ जाना है। तो अब उन्होंने 27 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मौलाना साहब 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद आ सकेंगे या नहीं आ। वादी नजर में तो लगता यही है कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने या लॉन्ग मार्च को एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं है, इसलिए वो धरना देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और बिलफर्ज वो धरना देने में कामयाब हो भी गए तो फिर ये समझा जाएगा कि दाल में कुछ काला है। दोनों सूरतों में एस्टेब्लिशमेंट की तौकीर पर हर्फ आ सकता है, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली सोचा जाए, अगर मौलाना फजलुर रहमान लॉकडाउन करने में कामयाब हो गए, इस्लामाबाद पहुंच गए, वहां बैठ गए, तो फिर उन्हें वहां से हटाएगा कौन? उन्हें वहां से हटाना मुश्किल होगा। इसलिए हुकूमत पूरी कोशिश करेगी और हुकूमत के इरादों से भी ये बात समझ आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामाबाद पहुंचने से रोका जाएगा। इसके लिए कई तरीके और कई हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं और बज़ौर ताकत उन्हें रोका भी जा सकता है। ये बातें मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के इल्म में भी हैं। अब यकीनी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान या उनकी जमात ने इसका भी मुतबादल प्लान जरूर बना रखा होगा। इस्लामाबाद में बहुत से मदारस ऐसे हैं जो मौलाना फजलुर रहमान के मकतबा फिक्र से मुंसलिक है या बराह रास्त उनके अंडर कंट्रोल है, उनके जेर असर है। और ये इतलात है कि 25 से 30 हजार तलबा इन मदारस में जेर तलीम है जो जुड़वा शहरों में मौजूद है, तो वो पहले से इन अंदर मौजूद होंगे। और अगर बाहर से आने वाले लोगों को रोका गया, हुकूमत या मुजाहिरीन किसी भी तरफ से कोई तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। लेकिन हुकूमत जिस कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रही है, इससे तो लगता है कि इन्हें यकीन है या फिर यकीन दिला दिया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ दोस्तों की बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं कि वो इस हवाले से क्या फरमाते हैं। वॉच रिपोर्टर। बेनज़ीर भुट्टो के एक लॉन्ग मार्च के नतीजे में इक़्तिदार से अलहदा होना पड़ा था और दूसरी बार आपको पता है उन्होंने आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया था। इसलिए नहीं, पर हकायक तो ये है ना साबर शाकर साहब, ख्वाहिशात अपनी जगह कि आज मौलाना फजलुर रहमान अपने ढाई टोटकू लाल ला के अकेला अनाउंस कर रहा है। पीपल्स पार्टी भी नहीं आई और नून भी नहीं आई। कल वो आ जाए या ना आ जाए मैं नहीं कह सकता। और हमें नवाज शरीफ से जेल में मिलना है, यानी वो वहां पिकनिक पर बैठे हुए, वो जेल में गिरफ्तार है और कैद है। उसकी रीजन गवर्नमेंट की इजाजत बगैर मुलाकात नहीं हो सकती। उसकी रीजन बताते हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों मिलना चाहते हैं। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। बड़ी दिलचस्प चीजें हैं चौधरी साहब कि आखिर ये हो क्या रहा है। अपोजिशन जमातें तकसीम है, फिर दूसरा ये कि असल मामला क्या है इसके पीछे। एक तरफ कश्मीर का मामला आलमी सतह पे उजागर हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एडिटोरियल बोर्ड है वो ऐसी अच्छी अच्छी खबरें दे रहा है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जिस तरीके से ये मामला। फिर वहाँ की जो इंडिया की प्रो इंडियन जमातें थी मकबूजा कश्मीर की, उनकी औलादें मंजर-ए-आम पे आ गई हैं, मैदान में आ गई हैं और वो कह रही हैं कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने हक अदा कर दिया है कश्मीर के मामले को उजागर करने में और कश्मीरियों को एक नई जिंदगी दी है। फिर अफगान तालिबान इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। ज़ल्मे खलीलजाद अमरीकी सफारत खाने में उनसे मुलाकात के इंतजार में बैठे हैं। इतनी अच्छी अच्छी खबरें, पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मुस्लिम लीग नवाज को, पीपल्स पार्टी को आखिर ऐसा क्या इशू हुआ है आनन फानन। और दूसरी जानिब
मुतहर्रिक हो चुका है एक और प्रेशर ग्रुप, और वो है कारोबारी तबका। बिजनेसमैन, ताजिर, सनतकार वो भी मुतहर्रिक हो गए हैं, वो भी एक प्रेशर ग्रुप के देखिए, एक साल में हुकूमत की कारकर्दगी ने तकरीबन हर तबके को मायूसी से दो चार कर रखा है। हाँ, वो ताजिर तबका हो या आम आदमी हो, इसलिए सबके सब्र का पैमाना लबरेज होता नजर आ रहा है। अब जो हुकूमत 1.25 साल में अवाम के लिए कुछ ना कर सकी, वो चाहे आसमान से तारे क्यों ना तोड़ लाए, चांद पर क्यों ना पहुंच जाए, अवाम की नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जमहूरी हुकूमतों में अवलीन तरजीह अवाम होते हैं। अवाम हुकूमत को इक़्तिदार देते हैं, किसी भी जमात को इक़्तिदार देते हैं ताकि अवाम के मसाइल हल हों। अगर अवाम खुश नहीं तो आप चाहे एटम बम क्यों ना बना लें, कोई फायदा नहीं। अब ये जो कह रहे हैं अपोजिशन अचानक बाहर क्यों आ रही है और ताजिर तबका प्रेशर क्यों बिल्ड कर रहा है, तो ना तो अपोजिशन अचानक बाहर आ रही है, ना ताजिर तबका अचानक परेशान हुआ है। क्या मुस्बत रिपोर्टिंग और सब्र का दामन थामे रहने की गुजारिश नहीं की गई थी, और क्या लोगों ने सब्र नहीं किया? अब लोग और कितना सब्र करें? अपोजिशन की तहरीक अभी शुरू नहीं हुई और मजलूमियत का प्रचार भी शुरू हो गया है। इसीलिए तो नवाज शरीफ कहते थे कि अपोजिशन ने तहरीक चलाई तो हुकूमत को मजलूमियत का डंडोरा पीटने का मौका मिलेगा। लेकिन अब हुकूमत का हमायती मीडिया ये दावा कर रहा है कि जब अच्छी खबरें आना शुरू हुई तो अपोजिशन बाहर निकल आई है। सवाल यह कि कौन सी अच्छी खबरें आ रही हैं जिनका आवाम को तो इल्म नहीं, लेकिन इक्तदार में बैठे सब लोगों को इल्म है और उनके हमख्याल तबके को भी अच्छी तरह नजर और दिखाई दे रही हैं, और किसी और को वो नजर नहीं आ रही। बिजली की कीमत में इजाफा क्या अच्छी खबर है? महंगाई और बढ़ेगी, क्या ये अच्छी खबर है? तो ये अच्छी खबर है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। असल मसला अवाम और उनसे जुड़े मसाइल का है, बाकी सब ट्रक की बत्तियां हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब वो अच्छी खबरों की कुछ बात कर लेते हैं। अच्छी खबर ये कि मईशत पर ताजरों ने मुलाकात की है आर्मी चीफ से। अब उसका बहुत ही जिक्र हो रहा है, तब से तस्जीह हो रहा है। अकील करीम डैडी भी उस वफद में शामिल थे जिन्होंने मुलाकात की है। तो सुनते हैं जरा क्या मुस्बत बातें या कौन सी अच्छी बातें सामने आ रही हैं। शुक्रिया हमाद साहब और अकील करीम डेडी साहब, आप मजमूई तासुर बताइए। आपने बड़ा वक्त गुजारा, 5.5 घंटे कल आर्मी हाउस में और फिर आज प्राइम मिनिस्टर के साथ। किन जज्बात के साथ आप वापस आए? आप भी समझते हैं कि हुकूमतों में वादे तो बहुत हो जाते हैं, अमल नहीं होता। अब कितना यकीन है आपको कि अमल हो जाएगा? मेरा अपना ये ख्याल है कि कल की मीटिंग के बाद, मैं तो वैसे भी पॉजिटिव था, लेकिन कल की मीटिंग के बाद तो पाकिस्तान की पूरी ताजिर बरादरी काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रही थी, क्योंकि कल जो सवाल जवाब हुए वो सवाल जवाब बहुत ही अच्छे थे। क्वेश्चन जो भी की रेस किए गए और इकोनॉमिक टीम जो गवर्नमेंट की है उन्होंने जवाब भी बहुत अच्छे दिए, और आर्मी चीफ ने बिजनेसमैन और इकोनॉमिक टीम के दरमियान पुल का किरदार अदा किया है। और बहुत सारी जगहों पे आर्मी चीफ ने बहुत सारी ऐसी बातें की है जिसको सुन के डेफिनेट लोगों को ताज्जुब हुआ होगा। एक जगह पे आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि जब हमने चाइना से मालूम किया तो चाइना कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने $12 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। जब हम पाकिस्तान में आके चेक करते हैं तो पाकिस्तान में $6 बिलियन इंपोर्ट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये $6 बिलियन इंपोर्टर ने अंडर इन्वॉइसिंग की है। तो वो एक ऐसी चीज थी जिसने सबको चौंका दिया। और इसके बाद जब लोग सवाल कर रहे थे तो मैं समझता हूँ बहुत एहतियात से कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि हर जगह से जवाब भी अच्छे आ रहे थे। हफीज शेख साहब की जो टीम थी, मैं समझता हूँ वो बहुत तैयारी से आई हुई थी। हमाद अजहर और सबर जैदी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जिसका उन्होंने भरपूर जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा सब, ये हम नहीं कहते कि सब गलत हो रहा है, कुछ हो रहा होगा उसको हम ठीक कर लेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो आप सब कुछ कह रहे हैं ये सब ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि कल के मीटिंग का जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रोग्राम का जो बातें हुई थी वो आपने प्रोग्राम में सब कुछ बता दिया। तो अब हमारे लिए तो बताने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो बता सकते हैं। हमाद भाई ये बताइए। देखिए, अल्लाह करे कि आर्मी चीफ की बातें ताजरों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, और जिस तरह लगता यूं है कि फौज मईशत के मामले में बहुत सीरियस है
और पिछली हुकूमत के घर भेजे जाने का एक सबब मईशत को ही गर्दाना जाता रहा है। अभी जो 1 साल गुजरा है इसमें यह नजर आना शुरू हो गया है कि हुकूमत ने उन ताजरों का भी एतमाद खो दिया है जिन्होंने तब्दीली के लिए इलेक्शन में भारी इन्वेस्टमेंट की थी। अब वो भी परेशान है, उन्हें भी वो फवायद नहीं मिल रहे जिसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी वो तवक्को करते थे। इसके बरक्स अब वो शिकायत कुरिंदा बन गए। लेकिन ये मुकामी सरमायादार और ताजर है, इन्हें तो आप किसी ना किसी तरीके से समझा बुझा लेंगे, प्यार से या किसी और तरीके से राजी कर लेंगे कि वो मईशत में अपना हिस्सा डालें। लेकिन दुनिया को कैसे मुतमईन करेंगे? असल तिजारत तो दुनिया से होती है। दुनिया भर में तो हम ये ढिंडोरा पीट चुके कि हम चोर हैं और करप्ट हैं। हमारी पिछली हुकूमतें भी करप्ट थी, हमारे ब्यूरोक्रेट भी करप्ट है, सियासतदान और ताजर भी ठीक नहीं। तो असल मसला दुनिया के साथ ट्रेडिंग का होता है, बैरूनी दुनिया का। इन्वेस्टमेंट भी बाहर से आती है, मुकामी ताजर तो फैसिलिटेटर होता है। मुकामी ताजरों और सरमायाकारों ने भी उनके साथ मिलकर कारोबार करना होता है। अब यह भी कहा जा रहा है कि चीन के साथ हमने $12 बिलियन की इंपोर्ट की और $6 अरब डॉलर का घपला हुआ और ये इंपोर्टर ने किया है। अगर तो ये इंपोर्ट ट्रेडर ने की है तो फिर इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। लेकिन इस गुफ्तगू में जो मेरा पॉइंट है कि एक बार फिर करप्शन उभर के सामने आई है कि करप्शन इन्वॉल्व है। तो मेरा ख्याल यह कि करप्शन का तड़का लगाकर मईशत को चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये कोशिश ना पहले बराबर साबित हुई है ना अब होगी। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ दीजिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। सेनेटर शिबली फराज गुफ्तगू कर रहे हैं नया पाकिस्तान में धरना और मौलाना फजलुर रहमान का जो लॉन्ग मार्च है और इस्लामा की तरफ चढ़ाई का इरादा है, इस पर हुकूमत कितनी संजीदगी से गौर कर रही है, क्या कबीना के इजलास में इसको ज़ेर गौर लाया गया, इस पर बात कर रहे हैं शिबली फराज नया पाकिस्तान। तो आप इनको आने देंगे या रोकेंगे? आज इमरान खान साहब की सहबराही में मीटिंग भी हुई है, क्या फैसला हुआ है उसमें? देखें, धरने पे तो हमने बात ही नहीं की, बिकॉज हमारे नज़दीक ये इतना कोई अहम इशू है नहीं। वो इसमें ये तो अगर हम इसी तरह अपने आप को हर उस धमकी से के में रिएक्ट करते रहें या उसमें रहें कि हमने किस तरह से इसको रोकना है, तो फिर तो जाहिर है कि वो एक बहुत ही। आप संजीदगी से नहीं ले रहे मतलब इस धरने को? नहीं, हम संजीदगी से इस लिहाज से नहीं रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो जो है तो बिल्कुल 0/0 है। तो इसलिए हम उसको उतनी अहमियत दे रहे हैं जितनी की ये मेरिट करता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब आप कह रहे हैं कि ग्लैमरस लीडर नहीं है, उनके फॉलोवर भी ग्लैमरस नहीं है, वो अपने वोट बैंक को ही जाहिर सी बातें मोबिलाइज करेंगे और वो कह रहे हैं कि 3 दिन हम बैठेंगे हुकूमत गिर जाएगी। देखें, ये उनकी खुशफहमी है। बात ये है कि पहली बात तो ये है कि अवाम को ये भी देखना चाहिए, पाकिस्तान सारा जानता है कि जितने भी ये मौलाना फजलुर रहमान ने जो सियासत की है ये हमेशा मफादात के इर्द गिर्द घूमती रही। हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है वो मदरसा रिफॉर्म ला के जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं। तो जब ये करना चाह रहे हैं तो मौलाना को तो उसकी तो फिर और सियासत खत्म हो गई, क्योंकि वो तो मजहब को इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने 126 दिन का धरना यहाँ पे रेड जोन में दिया डी चौक में। इसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी पहली तकरीर में चैलेंज किया, हम 4 माह बैठे थे, आप जो है 1 माह बैठ के दिखा दीजिए, हम आपको कंटेनर भी प्रोवाइड करेंगे। हम आज भी यही कहते हैं, हम आज भी यही कहते हैं, कंटेनर भी देंगे और इजाजत भी देंगे कि रेड जोन में एक एडिशन, जिस तरह हमारे कॉलीग ने कहा कि साथ में हम हलवा भी सर्व करेंगे और यहाँ रेड जोन में आने की इजाजत भी देंगे, जैसे चौधरी निसार साहब ने आपको अपारा तक आने की इजाजत दी थी। देखें, जब तक कि कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, कोई अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं होगी। अपोजिशन का एक हिस्सा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें कर रहे हैं और हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है कि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पिकनिक मनाने तो हरगिज नहीं जा रहे, अपने साथ लाखों न सही अगर चंद हजार लोग भी लाने में कामयाब हो जाते हैं तो इतने लोगों की जान की हिफाजत कौन करेगा? इसके अलावा हुकूमती और अवामी इमलाक की हिफाजत भी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई इवेंट हो रहा है, चाहे प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे हुकूमत के खिलाफ हो रहा है, ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको प्रोटेक्ट करें।
अगर तो हुक्मरान जमात महज इस वजह से मौलाना फजलुर रहमान के ऐलान को सीरियस नहीं ले रही कि वो हुकूमत गिराने में कामयाब नहीं होंगे, तो ये दुरुस्त अमल नहीं। देखिए, जितने लोग भी एहतजाज करने इस्लामाबाद पहुंचेंगे, 25 जाएं, 2500 जाएं, 25,000 जाएं, 25 लाख जाएं, उनकी हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम चाहे वो आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, पाकिस्तानी है, टैक्स पेयर है, तो उनकी जिम्मेदारी हुकूमत पर है। अगर तो हुक्मरान जमात महज इस वजह से मौलाना फजलुर रहमान के ऐलान को सीरियस नहीं ले रही कि वो हुकूमत गिराने में कामयाब नहीं होंगे, तो ये दुरुस्त अमल नहीं। जितने लोग भी एहतजाज करने इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उनकी हिफाजत भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर तो ये मान लिया जाए और अगर तो ये सच है कि हुकूमत धरने को डिस्कशन में नहीं ला रही, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। अपोजिशन के लोग कितने ही आपको नापसंदीद हों, आप उन्हें डिसलाइक करते हो, लेकिन पॉलिटिकल जमातों का, जमहूरी जमातों का हक है कि वो प्रोटेस्ट करें, अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखें। हुकूमत इसको रोक नहीं सकती आईनी तौर पर। और फिर जरा ये सोचें, अगर खुदा ना खास्ता बड़ा हजूम लोग जमा होते हैं, बड़ा छोटा जो भी है, इसमें किसी ने कोई शरारत कर दी, मुल्क दुश्मन नासर ने फायदा उठाया, तो फिर क्या होगा? हुकूमत जिस बेइतनाई और बेरुखी या लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, या तो इन्हें हालात का एहसास ही नहीं, या फिर ये बेखौफी का महज मुजाहरा कर रहे हैं। अंदर क्या हालत है ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़ी होगी, नहीं होगी, और खड़ी होगी तो क्यों, नहीं होगी तो क्यों। जवाब देखते हैं पीपल्स पार्टी का वो चौधरी मंजूर। हम मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना होने देंगे। नंबर सो अब कल आके वो शरीयत के नाम पे आ रहे हैं। मेरी बात थोड़ी है कि उनका स्लोगन बदल गया है। मेरी बात सुन रहे, लेकिन हम उनके जितने सियासी मुतालबात हैं उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनका जैसे आपने कहा कि डेमोक्रेटिक राइट है, मौलाना अगर आना चाहते हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए, उन्हें अपना प्रोटेस्ट करने देना चाहिए। दूसरा, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? पीपल्स पार्टी इसके साथ ही अपना एक स्केड्यूल हम नेक्स्ट वीक दे देंगे कि हम कैसे कहां पे क्या क्या जलसे कर रहे हैं, कैसे मूव करेंगे, ये हमारा राइट है। सो हम ये समझते हैं कि अगर मौलाना साहब का राइट है, हक है, वो करें, लेकिन हम धरने के इशू पे हमारा सिर्फ ये था, हम ये चाहते थे कि कोई मार्च हो। अब मौलाना साहब आ रहे हैं, स्लोगन है तहरीक तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत, इस पे तो कोई शक नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये स्लोगन इस्तेमाल नहीं करूंगा, नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा। लेकिन अब आप सवाल सुन लेना, वो उसी चीज पे रहे। उन्होंने कहने को आपने करना, आपने हुकूमत तो गिरानी है, पब्लिक स्टेट में पुलिस पोजीशन भी ये लेनी है कि हम मजहब इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन मजहब इस्तेमाल हो भी रहा है, आप उसके साथ खड़े भी हैं और खड़े नहीं भी हैं। वेरी ऑनेस्ट, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये अपनी अपनी पार्टी के, हमको एक पार्टी तो नहीं है ना, हर पार्टी की अपनी अपनी पोजीशन है। लेकिन हम समझते हैं फौरी तौर पर, देखें, हम ये चाहते हैं कि ये नाअहल हुकूमत है, हम ये समझते हैं कि ये नालायक है, नाअहल है और नाजायज भी है। अब ठीक है तीनों, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा कि इमीडिएटली कोई इन्होंने किसी कानून में तब्दीली की है, कोई ऐसी चीज हुई है। वेरी ऑनेस्टली मुझे नहीं नजर आ रहा। सो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ रही है, मैं वो कह रहा हूं इस वक्त, ठीक है। लेकिन जहां पर तक महंगाई है, चौधरी साहब, एक मिनट तो इस्तेमाल हो रहा है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, मेरी एक बात सुन लेना। तो हम धरने के इशू पे और इन दो इश्यूज पे हमने अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह कर दी हुई है पहले दिन से, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक महंगाई है, मतलब बिजली की कीमतें आज फिर इन्होंने बढ़ा दी, तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, जो कुछ है, जो इश्यूज हैं, लोगों के इश्यूज हैं, उन पे हम भी खड़े हैं। जहां तक जेल का इशू है, तो वो ना पहले को हमारे लिए कोई हमारे लिए तो कोई नई चीज नहीं है, ये हमने पहले भी बड़े भुगते हैं, ऐसे तसाबुर रहमान और बहुत सारे 11-11 साल बगैर सजा के जेलों काटी हैं, तो अब भी काट रहे हैं। ठीक, हम तो काट लेंगे, लेकिन इनकी बारी आएगी तो इनसे नहीं काटी जानी। पीपल्स पार्टी पर यह एतराज किया जा रहा है कि वो ये भी कहते हैं कि उनकी जमात मजहबी कार्ड के इस्तेमाल के खिलाफ है और मौलाना फजलुर रहमान के धरने में इसलिए नहीं बैठ रहे कि मौलाना फजलुर रहमान शरीयत के नाम पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना को अपनी हमायत का यकीन भी दिला रहे हैं। तो इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि अपोजिशन अपनी स्ट्रेटेजी के हवाले से बहुत क्लियर है। मौलाना फजलुर रहमान मोमेंटम बिल्ड करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे,
तो फिर कोई तो ऐसी जमात हो जो किसी मुनासिब ऑप्शन के साथ मौजूद हो, ताकि अगर निगाह उठे तो सामने खड़े नजर आए। और ये ऑप्शन इन हाउस तब्दीली और मखलूत या नेशनल हुकूमत का हो सकता है, और ये भी अपोजिशन की कामयाबी है। अगर नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो ये भी कामयाबी है। लेकिन अगर कोई बात नहीं बनती, कुछ भी नहीं होता, मौलाना धरने में नाकाम होते हैं, इस्लामाबाद नहीं जा सकते, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास फेस सेविंग तो है कि वो किसी ऐसे एहतजाज का हिस्सा नहीं बने जो हुकूमत गिराने के दर पे है। तो बुनियादी तौर पर ये हर जमात अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसे सियासी हिकमत अमली समझा जा सकता है। अपोजिशन की सारी जमातें इस बात पर इत्तफाक रखती हैं कि हुकूमत को या हुकूमत चल नहीं सकती, या इसे घर चला जाना चाहिए, या इसे तब्दील कर देना चाहिए। लेकिन इसके लिए महज एक ही तरीका यानी धरना या मार्च हो, यह दुरुस्त नहीं है। इसलिए वो कुछ ऑप्शन खुले रखना चाहते हैं और वो कुछ ऑप्शन खुले रख रहे हैं। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।